नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर, छात्रों पर, युवाओं पर, बच्चों पर जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की और उस बर्बरता के क्रम में जिस तरह से आरएफ ने पैलेट गन चलाए, जिसके जख्म के निशान कुछ प्रदर्शनकारियों के जिस्म पर है, उसके बाद बवाल हो रहा है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं और इन सब के बीच एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके यशोवर्धन आजाद भी हैं, जो आईबी में सीनियर अधिकारी रहे हैं, स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं, कई अहम ओहदों पर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उन्होंने कहा है कि पैलेट गन या इस तरह के गन के इस्तेमाल पर रोक लगाया जाए किसी प्रोटेस्ट के दौरान। क्या कुछ है याचिका में, सीधे उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक पुलिस अधिकारी जो लंबे अरसे तक अलग अलग पदों पर अपनी अहमियत निभाते हुए अलग अलग ओहदों पर रहा, उसे भी यह क्यों एहसास हो गया कि पैलेट गन का इस्तेमाल गलत है, और एक पुलिस अधिकारी रहे शख्स ने ही क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। यशोवर्धन आजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पैलेट गन के इस्तेमाल को ऐसे बता दें कि दिल्ली पुलिस ने, जैसे ही खबर आई, हिंदू में रिपोर्ट आई थी सबसे पहले 22 तारीख को, तभी दिल्ली पुलिस ने खंडन किया कि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। अलग बात है कि दिल्ली पुलिस के साथ ही आरएफ की टुकड़ियां थी, जो सीआरपीएफ की टुकड़ी होती है, और उसी टुकड़ी ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। यशोवर्धन जी, सबसे पहला एक सवाल, मैं आपकी याचिका के कुछ पॉइंटर्स मेरे सामने है, लेकिन मैं चाहूंगा आपके जरिए ही समझूं कि आपको क्यों लगा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। देखिए, 20 जुलाई की जो तिथि है, वो दिल्ली के इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक चैप्टर रहेगा। मैं समझता हूँ कि उस दिन जो हुआ नहीं होना चाहिए था, और इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि 25 दिन तक जो प्रदर्शन था बिल्कुल ही शांत था, जंतर मंतर पर केंद्रित था, युवाओं का था, उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं लिप्त थी, किसी तरह का कोई ओरिएंटेशन लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंटरिस्ट कुछ भी नहीं था। शुद्ध व्यवस्थापन के बारे में था, शुद्ध एक ऐसी भूल के बारे में था, नीट के एग्जाम की प्रक्रिया को लेकर, जिसे सरकार की गलती ने 24 लाख या 22 लाख छात्रों को बिल्कुल बेबस कर दिया था। और उस दिन जो हुआ वो ऐसी दर्दनाक घटना है जिसकी जिम्मेवारी शासन पे जाती है, क्योंकि अगर 25 दिन में जो उनकी मांगें थी, बड़ी छोटी छोटी सी मांगें थी, और जो मांगें मान ली भी गई बाद में, मांगें थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, बिल्कुल जायज़ थी। एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता है, पारदर्शिता की आवश्यकता है। और दूसरी मांग थी 20 या 22 बच्चे जो मरे थे। सोचिए आप, एक परीक्षा लेके अगर इसे हत्या ही मानी जाएगी, उनके लिए क्या मांगा था? 1-1 करोड़ रुपया, जो कि एक मुआवजा भी नहीं, एक चुल्लू भर पानी जिसे कहते हैं वो देना होता है। और तीसरा उन्होंने कहा था अभी तक जो भी घटना हुई है उसके बारे में कोई भी केस नहीं दर्ज किया जाए। लेकिन राजनीति हठधर्मिता ने, कहिए कि किसी तरह की बातचीत नहीं होने दी, और बल्कि सोनम वांगचुक को वहाँ से हटा लिया। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पुलिस की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है वाद संवाद से, नेगोशिएशन से। तो नेगोशिएशन स्टेट ने नहीं किया, और ये मालूम था कि ये मार्च होने वाला है। और अंजुम जी, मैं तो दिल्ली में यही 7 अशोका रोड में बच्चे से रह रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जितने भी विरोध होते हैं, ये मार्च होते हैं पार्लियामेंट में, जो अवांछनीय तत्व घुस जाते हैं और उसके बाद पुलिस पे अटैक होते हैं, बैरिकेड्स पे लोग चढ़ते हैं, और बैरिकेड्स के चढ़ने के बाद कोई ऐसी चीज नहीं है कि माइल्ड लाठीचार्ज, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। पुलिस का एक्शन होता है, और फिर वो सारी जो असली समस्या है वो परिणत हो जाती है पुलिस बर्बरता के विषय को लेकर, और यही इसमें भी हुआ। हिंसा दोनों तरफ से हुई। 118 पुलिस वाले भी घायल हुए, उन्हें खींचा गया, घसीटा गया, पत्थर मारा गया, सब कुछ किया गया। लेकिन पुलिस को तो एक मर्यादित फोर्स की हैसियत से कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा।
वो तो बिना नेम बैज के नहीं जा सकती। वो तो एक प्लेन क्लोज पुलिसमैन लाठी लेके खड़ा नहीं कर सकती, ये गलत है। वो बाईस्टैंडर्स को नहीं पीट सकती। वो वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकती। लेकिन इनके अलावा एक चीज का जो इस्तेमाल उन्होंने किया पेलेट गन का, वो मेरी राय में बिल्कुल गलत था, बिल्कुल ही गलत था। और जब मैंने उन आहत लोगों को देखा, करीब 7 लोग घायल थे, 2 मेरे साथ जिन्होंने अप्लाई किया है, मंसूरी ने और प्रदीप ने, उनके ऊपर जो जख्म लगे हैं वो शायद जिंदगी भर नहीं भरेंगे, आंख शायद चली जाए। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूं, मैं आंतरिक रूप से भी बहुत आहत था। और एक पुलिस वाले की हैसियत से मैं समझता हूँ व्यावसायिक क्षमताओं का आकलन करके मैंने कहा ये सही नहीं है कि हम अब अपनी प्रजातांत्रिक प्रणाली में पेलेट गन चलाएं जिसपे कोई कंट्रोल ना पुलिस का है ना उस बंदूक का है। और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था रिट पिटीशन फाइल करने। तो उसमें जो आपने कही पूरी बात मुकम्मल समझ में आई, लेकिन जैसे मैं भी उस प्रोटेस्ट साइट पर था, लगातार 20 तारीख को भी था, और हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से भीड़ को तितर बितर करने के लिए, ठीक है भीड़ में कुछ उपद्रवी थे, जनपद के आसपास कुछ पत्थर भी फेंके गए, लेकिन उसके बाद जो भगदड़ मची और उस भगदड़ में जो जो लड़के लड़कियां जो साइड से कनॉट प्लेस की तरफ से गुजर रहे थे, चुपचाप जा रहे थे, कैफे से निकल के जा रहे थे, बर्गर किंग की तरफ से निकल के जा रहे थे, कहीं और से जा रहे थे, उस पैसेज में, उस कॉरिडोर में दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया। उससे पहले जो हुआ जंतर मंतर पर, उस प्रोटेस्ट साइट पर, वहां कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही थी। उस परिसर में जो दोनों तरफ से एक तरह से मोटे तौर पर घिरा था, जहां हजारों थे, वहां अंधाधुंध लाठीचार्ज किया। और एक जो होता है, जो हमने 30 सालों में कम से कम 30 बार प्रोटेस्ट होते हुए संसद मार्ग पे देखा है यशोवर्धन जी, जब सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब भी होते हैं, 30-30, 20-20 एमपी एमएलए, और लाठी चार्ज से पहले, आंसू गैस के गोले से भी पहले वाटर कैनन का जबरदस्त इस्तेमाल होता है, और आंसू गैस का गोला भी होता है, तो वाटर कैनन, उससे मिलकर लोग मुंह हाथ पोंछता है। पुलिस भी मानती है कि हमें भीड़ को तितर बितर करने के रास्ते अख्तियार करने, भीड़ भी उस तरह से लोग, यहां लगता है पुलिस ने टारगेटेड ढंग से सबक सिखाने के लिए दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गिरा कर पीटा, जमीन पर गिरा कर पीटा, राह चलते को पीटा। ये एक मैसेजिंग भी इसमें थी, और इसलिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया। पहले देखिए, पैलेट गन का जो इस्तेमाल है ना, पहले जिसको हम ग्रेडेड ऑप्शन कहते हैं, जैसे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके मुताबिक पहले हमें जितने नॉन लेथल वेपन्स हैं वो यूज करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, हमारे समय में भी जब हम थे, तो हमारे समय में तो पुलिस के पास इतने सारे इक्विपमेंट भी नहीं थे। वो जो नए तरह के शील्ड आए हैं और हल्के ये आए, ये सब कुछ नहीं थे। डंडा था, वो फट्टी ऐसा कोई एक शील्ड रहता था, तो उसी से हम काम करते थे। चोटें आती थी, खूब आती थी, दोनों को आती थी, दोनों तरफ से आती थी। इसमें क्या है, देखिए, पेलेट गन का इस्तेमाल मैं बुनियादी तौर से गलत है ये कह रहा हूं। किस परिस्थिति में उसे इस्तेमाल किया गया उसकी तो एक जांच होनी चाहिए। उसके लिए तो मैं जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहा हूं, है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि पेलेट गन का इस्तेमाल प्रजातंत्र में ही गलत है, ये कह रहा हूं। क्यों? कि इसके टेक्निकल कारण है। टेक्निकल कारण क्या है कि सिपाही एक बंदूक तो चला सकता है, पेलेट गन को, शॉटगन, लेकिन उसमें से जो श्रैपनेल निकलते हैं, जितने भी ये धातु हैं आयरन के, वो कहीं भी फैल सकते हैं, उस पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसलिए वो जो छर्रे का जो छर्रा जो लगता है वो किसी भी जगह लग सकता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पुलिसिंग में, प्रजातंत्र में, पुलिस का फायरिंग ऐसा होना चाहिए जो कि निश्चित तौर से एक एक करेक्ट जगह पे लगे। हम फायरिंग भी जब करते हैं तो वेस्ट के नीचे करते हैं, क्योंकि क्राउड हमारा एनिमी तो है नहीं, हमको व्यवस्थापन करना है, मैनेजमेंट करना है। लेकिन हमारे छर्रे पे हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है टेक्निकल, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक एक वेपन है जो हम यूज कर रहे हैं, और उसे नहीं यूज करना चाहिए। अगर आप अंतरराष्ट्रीय भी ओपिनियन देखिए तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई हम ऐसा वेपन नहीं यूज करें जिसपे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। आज जो जितने डेवलप्ड प्रजातांत्रिक देश हैं उसमें ये नहीं इस्तेमाल किया जाता है।
पेपर स्प्रे है, फलाना स्प्रे है, स्टन ग्रेनेड है, वाटर कैनन है, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। तो बुनियादी तौर से ये गलत है, ये मैं कह रहा हूं, इसको नहीं करना चाहिए। नंबर 1। सही बात है। नंबर 2 हमने ये मांगा है कि इनको जो मुआवजा देना चाहिए वो इस तरह का मुआवजा नहीं कि आप 10-20 लाख दे दें। अगर किसी की जिंदगी बर्बाद हुई है तो उसको जिंदगी भर का मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे नौकरी के रूप में हो, चाहे मेडिकल इसका हो, चाहे सब कुछ। ये दूसरी चीज है। और तीसरा हम ये कह रहे हैं, कम से कम आप जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए कि चूंकि पैलेट गन बैन नहीं है, कि किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया गया। अब एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, जो आपने कहा, दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि बचने के लिए, ठीक है, कि हमारे आर्सेनल में, हमारे आर्मरी में पैलेट गन नहीं है। वो सही है, नहीं है, लेकिन आरएएफ के पास तो है। और आरएएफ जब चलाती है तो दिल्ली पुलिस के निर्देश पे चलाती है। ये है कहने का मतलब। और आपने देखा होगा जनरल डायरी में लिखा है कि किसी डीसीपी के कहने पर ये चल रहा है। नाम भी आया, कोई राजा भाटिया को डीसीपी है, उनके आदेश पर चलाया गया। ये मेरा कहना है जी। तो अब जैसे आपने सही बात कही, पैलेट गन, अब 2-3 दिन से क्या है कि दिल्ली पुलिस के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से, कुछ एक्सपर्ट के हवाले से ये खबरें आने लगी कि पैलेट गन तो नॉन लिथल है, इससे जान नहीं जाती है, मौत नहीं होती है, छर्रे की तरह लगते हैं। मतलब इसको ये एक तरह से लेजिटिमाइज करने की कोशिश हुई कि बहुत खतरनाक नहीं है। लेकिन जो आपने कही सर, वही बात है। साहिल लोचब नाम का एक लड़का, अगर उसकी आंख में कोई छर्रा लग गया तो अब जो मैं खबरें देख रहा हूं कि 1% चांस है उसके आंख की वापसी की, तो वो छर्रा कहां लगता है, जिस्म के किस हिस्से में लगता है, और वो जख्म कितना जानलेवा होता है, उससे तय होता है। सही, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की कि आप उसके डायरेक्शन को और उसके टारगेट को फिर डिसाइड नहीं कर सकते। आपने एक साथ मल्टीपल अगर छर्रा निकला, उस जिसको आप टारगेट कर रहे हो कि वो आपको पत्थर लेकर मारने की कोशिश कर रहा है, उसके बगल में कोई बंदा ऐसे खड़ा है, कोई बच्ची खड़ी, उसको भी जाके छर्रा ज्यादा इंटेंसिटी से लग सकता है, ज्यादा जानलेवा जगह पर लग सकता है। तो ये आपकी याचिका में मांग है। मैं एक बार आपके जरिए रिपीट समझना चाहूंगा। एक, आपने कॉम्पनसेशन की मांग की है, दूसरी आपने कहा है कि न्यायिक जांच हो, और तीसरी इसको बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए। इसका कोई जगह नहीं है हमारे, मतलब समय जो है पैलेट गन का चला गया। अब एक चीज और बता दूं, इसका एक पृष्ठभूमि इसकी बता दूं, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा अगर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था पैलेट गन का, वो तो जम्मू कश्मीर में हुआ, 2010 में हुआ, 2016 में हुआ। 16 में हुआ। हाँ, तो 2010 में 16 में स्थितियां ऐसी निर्मित हो गई थी कि जबकि पुलिस और आर्मी पे पत्थर पड़ रहे थे चारों तरफ से, किसी कोने से, किसी यहाँ से, किसी वहां से, और लाठीचार्ज मुश्किल था क्योंकि नजदीक जाना पड़ता और वहां से फिर और पथराव होता। दूसरा ये था कि अगर आप टीयर गैस फायर करते हैं तो उस तरह के मौसम में वो उसका इफेक्ट भी कोई खास रहता नहीं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि पैलेट फायरिंग नहीं किया जाए, पैलेट गन इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये बात आपको वहां भी मालूम होनी चाहिए कि 2000 जब आकलन किया गया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वॉच ने, तो करीब 6222 लोगों को चोटें आई थी। और मेरे बड़े भाई तो यहाँ पे आई चीफ थे एम्स के, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह की इंजरीज आई में हुई थी, और इन लोगों ने ऑपरेशन करके, एक डेटा है सर कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी आई साइट परमानेंटली खराब हो गई, खत्म हो गई। एग्जैक्ट, वही मैं कह रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, एक्सपर्ट कमेटी बैठी 2014 में। उसके बाद 2016 में ये कहा गया कि नहीं, एमएचए ने अब एसओपी बना लिया है, बैन तो हुआ नहीं, उस पर रिविजिट तो हुआ नहीं, और ये कहा गया कि ये सेकंड लास्ट रिजॉर्ट है यूज करने का, और 3 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई है इसके यूज पे। लेकिन जो असल मुद्दा है उस पे तो कोई विवेचना हुई नहीं, और अल्टीमेटली ये रह गया। लेकिन इसका इस्तेमाल कभी शायद मणिपुर में और जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं हुआ था। ये पहली बार एक शहर में, दिल्ली में हुआ। तो क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, और किस लिए किया गया, इसकी जांच तो होनी चाहिए। किस गृह मंत्री जी को या किसी को तो कुछ बोलना चाहिए इसके बारे में, और इस पे कोई भी ये नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजों को देखते हुए, एक तो आपका कोई कंट्रोल है नहीं, टेक्निकली ये गलत है, कहीं ये यूज हो नहीं रहा है सिविल, तो आप इसे बंद करें। और चूंकि आप नहीं कर रहे हैं, स्टेट नहीं एक्शन ले रहा है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो आपने अपनी याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में
अर्जी लगाई है जो मांग के। अब अगली हियरिंग की कोई डेट मिली है सर? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ। मेरी जो लॉयर हैं वो बड़े ही बहुत ही नामी ग्रामी वृंदा ग्रोवर जी हैं, जो बराबर जी। ऐसे हम्म, विषयों को लेती हैं। उन्होंने मुझे हम्म, बताया है कि शायद ये मामला लिया जाए फ्राइडे को, शुक्रवार हम्म, को। हो सकता है हम्म, शुक्रवार को ले। इसकी लिस्टिंग आज होनी थी, लेकिन आज हुई नहीं है। और हम्म, मैं तो ये आशा करता हूँ, प्रार्थना किया है सुप्रीम कोर्ट से कम इसका संज्ञान लें। इससे जो गंभीर नतीजे, देखिए मेरा कहना ये है अंजुम जी, कि किसी चीज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो क्षति पहुंचती है, अगर जिस कामयाबी की आप कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा क्षति हो रही है, तो उस पर आपको सोचना तो चाहिए। और चूंकि स्टेट ने या जिसको आप टारगेट कर रहे हैं कि वो पत्थर फेंक कर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, उसकी बजाय किसी और को लग गया बेकसूर वही तो को उल्टा, बगल इसीलिए से। मैं कह रहा हाँ, हूं कि हाँ, क्षति हाँ। ज्यादा हो रही है, जो कामयाबी हम्म, आप हासिल कर रहे हैं उससे ज्यादा। तो हम्म, ऐसे ऐसे समय में जब आपने एक्सपर्ट कमेटी बैठाई, हमें तो मालूम नहीं क्या बोला एक्सपर्ट कमेटी। एसओपी हम्म, है एमएचए का, हमें नहीं मालूम है क्या कहा है एमएचए ने। ये कौन सी सीक्रेट चीज है, मुझे बताइए अंजुम जी। ये तो मैं पुलिस वाला हूं, मैं आईबी में रह चुका हूं, सेंट्रल कमेटी, मुझे तो मालूम है इसमें क्या है। आपको बताना चाहिए, ये प्रजातंत्र है, लोगों को हक है जानना कि आप किस तरह का इस्तेमाल करेंगे क्राउड कंट्रोल में। तो मैं सोचता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे तो संज्ञान लेगा। अब सिर्फ एक चीज बचती है, वो क्या है कि चलो भाई हम शहरों में तो नहीं इस्तेमाल करें, अब जम्मू कश्मीर वगैरह में क्या होगा। जम्मू कश्मीर में आपने 2016 में इस्तेमाल किया, आज 2025 है। 9 साल में क्या कोई आधुनिकता कोई चीज 26 नहीं है, में। टेक्नोलॉजी कोई हम्म, चीज नहीं है। क्या हम्म, इसको रीअसेसमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डैमेज तो वही हम्म, रहेगा। मैं तो हम्म, कहता हूं कि अगर आप फायरिंग करें, किसी के टांग में मार दीजिए, तो कम से कम वो आदमी बच जाएगा, एक जगह हम्म, लगेगा। लेकिन आप छर्रे हम्म, की फायर करेंगे, 4 आदमी को लगेगा, किसी को आंख में लगे, सेंसिटिव ऑर्गन्स में लगे, तो किसकी क्षति ज्यादा है आप बताइए। तो इस हम्म। इन बड़ी ये बड़े मूल और गूढ़ प्रश्न है। तो तो इस इसलिए पे आप मैं चाहते हैं परमानेंटली बंद किया जाए पायलट गन का इस्तेमाल किया भारत जाए। में, इन एनी बिल्कुल, कंडीशन। बिल्कुल। इट शुड बी बैंड, बिकॉज़ आपके हम्म, पास और व्यवस्था है, जैसा कि आपने कहा, आपने लिस्ट भी किया उन चीजों को, आप उसका हम्म, इस्तेमाल कीजिए। हम्म। अब एक आखिरी सवाल कि जी। दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके इतने वीडियो हैं यशोवर्धन जी, वहां जो था जंतर मंतर पर या जो नहीं था, वो सब चीज देख चुका है, इतने वीडियो आपने भी देखे होंगे। दिल्ली पुलिस के तरीके में, क्राउड कंट्रोल करने के तरीके में क्या चूक थी जो रह गई, और या दिल्ली पुलिस को क्या नहीं करना चाहिए था जो किया, अपार्ट फ्रॉम पायलट गन? जैसे मैं देखता हूं कि अगर आप आंसू गैस के गोले जैसे आपने फेंके, आप वाटर कैनन का भी जम के इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने बल प्रयोग ज्यादा किया, टारगेटेड ढंग से पिटाई ज्यादा की आपने। एक सबक सिखाने की मंशा मुझे दिखी हमेशा। भाई हमने ऐसी तस्वीरें देखी सर, पार्क में चारों तरफ से 10 पुलिस वाले, 20 पुलिस वाले, 4 आरएएफ, एक लड़का है वो ऐसे ऐसे दाएं बाएं कर रहा है, उसको चारों तरफ से मार रहे हो आप। और मारते वक्त आप नहीं देख रहे हो कि शरीर के निचले हिस्से में पीटना, आप कंधे पर, मुंह पर। एक लड़की को तो माथे पर मारते हुए तस्वीर आ रही है, एक लड़की नीचे गिरी है, उसको घसीट कर मारा जा रहा है, एक मोटर के बोनट के पास 2 लड़कियां हैं, 3 लड़की है नीचे गिरी हुई, उसको मारा जा रहा है। मतलब आपने जिसको कहते हैं अंधाधुंध पिटाई की सर, आपने क्या देखा? ये तो मैंने जो देखा वो बोल रहा हूं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हुई हैं अंजुम जी। एक तो ये है कि मैंने आपको कहा ना, राजनीतिक हठधर्मिता, कि हम 3000 का क्राउड पहले था, हो सकता है 7-8 हज़ार आओ। ये था राजनीतिक अनुमान। और एक तरह की ये थी हुब्रिस, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि भाई इनसे क्या डील करना है। दूसरी बात क्या है, इंटेलिजेंस का मिसकैलकुलेशन था कि 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाएँगे। लेकिन जब 50 हज़ार से ज़्यादा की भीड़ आ गई, तो एक तरह की हम्म, हलचल मच गई और पूरी एक एक तरह की अव्यवस्था फैल गई। और उसके बाद जो ऐसी कुछ घटनाएँ हुई, पुलिस पत्थर फेंका, रिएक्शन जो होना चाहिए एक ऑर्गेनाइज़्ड फ़ोर्स का, वो एक दूसरा रहता है। और जानते हैं कैसे आता है वो रिएक्शन, एक कंट्रोल्ड रिएक्शन, कानूनी तौर पे, क्योंकि हमें तो प्रोटेक्शन है पुलिस को, कानूनी तरीके से हथियार इस्तेमाल करने का क्राउड कंट्रोल में। इसीलिए हमें मर्यादित ढंग से कार्रवाई करनी होती है। होता क्या है, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के थे, वो डंडा लेके घूम रहे थे, उनके पास कोई प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे में व्यवस्था चरमरा जाती है।
कंट्रोल्ड अगर पुलिसमैन रहे एक असेंबली को क्लियर करने के लिए, पॉलीप्रोपिलीन शील्ड रहे, जैसे आप जर्मनी में देखते हैं, हेलमेट्स लगा रहे, तो एक आदमी 10 आदमी के बराबर रहता है। तो जो प्रिपरेशन है वो नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारी एक तो आंकलन जो हमने किया वो गलत था। दूसरा क्या है, जिस तरह का संगठित एक फोर्स रहनी चाहिए, पूरे सुविधाओं के साथ संयुक्त होना चाहिए, वो नहीं है। क्यों? कि हमारी सरकारें कुछ भी खर्चा नहीं करती हैं पुलिस पे। आप अगर उसी 10 पुलिस वालों को ठीक से ऐसे शील्ड लगाओ, वो कोई भी स्टोनिंग सह सकते हैं। लेकिन हम वो नहीं कर सके, तो लीडरशिप का अभाव था। और तीसरा, वो बिखराव ऐसा हुआ कि उसमें इंडिविजुअल जो फैल गई फोर्स, कुछ जवान इधर कुछ जवान उधर, तो उन्होंने सिरफिरे रूप में, डर से या किसी भी कारणों से इंडिविजुअल अपने कार्रवाई शुरू कर दी। और इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें। चलिए, तो लगता है यशोवर्धन आजाद जी डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ नेटवर्क इशू होगा। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।